बिहार इलेक्शन, शायद इतना ड्रामा तो हिंदी फिल्मों में भी देखने को ना मिले। जितना ड्रामा मिलकर बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिहार इलेक्शन के दौरान नहीं किया होगा, उससे कहीं ज्यादा ड्रामा हमारे देश के जो तथाकथित मीडिया चैनल्स हैं, जो तरह तरह की बातें करते हैं, इन सभी ने कर दिखाया है। एग्जिट पोल में बताइए, एक ऐसे युवा नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जिसे आईपीएल में बैटिंग और बॉलिंग करने का मौका तक नहीं मिला था, लेकिन हमारी मीडिया ने चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हें लगा था कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर तरह तरह की स्टोरी चलाना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव की कप्तानी में विराट कोहली बैटिंग किया करते थे, तेजस्वी यादव के बाल महेंद्र सिंह धोनी जैसे लंबे थे, तेजस्वी यादव को गाजर का हलवा पसंद है। यहाँ तक कि एग्जिट पोल में महागठबंधन को 180 सीटें तक दिला दी। बताइए भला तेजस्वी यादव ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया था कि जिसके लिए मीडिया दिन रात तेजस्वी यादव की तारीफों के पुल बांधने में लग गई थी। युवा नेता है, जोश आसमान पर है, दिन में 17 रैलियां कर रहे हैं, लालू यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे भैया, पहले रिजल्ट तो आ जाने देते, फिर उसके बाद जितना गुणगान करना था कर लेते। विज्ञापन तो तुम्हारे न्यूज चैनल के लिए वैसे भी मिल ही जाता। रिजल्ट आया नहीं, लेकिन उसके पहले बिहार के कोने कोने में तेजस्वी यादव का भावी मुख्यमंत्री के रूप में बैनर टांग दिया गया। लेकिन बीजेपी ने भी चुनाव के पहले बिहार की जनता को एक बात याद दिला दी थी कि देखो भैया, मतदान अपना ना बहुत सोच समझ कर करना। कि आपको जंगल राज तो याद होगा कि लालू के राज में जंगल राज किस तरह से चला करता था। चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिला दी। मोदी ने यहाँ तक ये भी याद दिला दिया कि बिहार ने पिछले 15 साल में जो कुछ पाया है, जो कुछ बनाया ना, अगर तेजस्वी यादव को तुम सभी ने महागठबंधन को जिताने का काम किया तो इन 15 सालों में जो कुछ भी पाया है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मानता हूँ कि तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की, युवा जोश है, मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव की सिर्फ एक ही गलती थी, और वो गलती ये थी कि उन्होंने महागठबंधन में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ अपनी पार्टनरशिप कर ली, और यही पार्टनरशिप तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। भैया, और सोचने वाली बात है, जिस कांग्रेस के साथ आपने महागठबंधन किया उसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? राहुल गांधी जी। देखिए, राहुल गांधी वही इंसान है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साइकिल चलने से पहले ही पंचर कर दिया था, और बिहार में लालू का लालटेन जलने से पहले ही बुझा कर रख दिया। जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए, देश विरोधी नारे लगाए, जो लोग जिन्ना को अपना इंडियन आइडल मानते हैं, भला इन लोगों के साथ अगर आप गठबंधन करोगे तो आप किस तरह से सोच सकते हो कि बिहार में आप मुख्यमंत्री बन जाओगे? दरअसल सही बोले ना तो एग्जिट पोल बनाने वालों ने बिहार की जनता का सही मूड पकड़ा ही नहीं। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। महागठबंधन को ये लगा था कि हम 10 लाख रोजगार देने की बात करेंगे तो बिहार की जनता एनडीए को हराकर हमें मुख्यमंत्री बना सकती है, हमें चुनाव जितवा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। सोचने वाली बात है कि इसी महागठबंधन का हिस्सा रहे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी किसानों से ये वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी। राहुल गांधी कह रहे थे ना कि हमारी सरकार जिस दिन मध्य प्रदेश में बनी उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा, किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन सरकार बनते ही राहुल गांधी अपने रास्ते और किसान अपने रास्ते। यहाँ तक कि जिन किसानों को खाद मिल जाया करता था बड़े आसानी से, रात भर उन्हें कांग्रेस की सरकार आने के बाद लाइन लगाकर लेना पड़ा। खैर, मध्य प्रदेश में स्थिति बदल चुकी है, वहां पर फिर से बीजेपी की सरकार बन चुकी है, और वहां के किसानों को फिलहाल कोई प्रॉब्लम होती नजर नहीं आ रही थी। कि जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जो किसानों का बिल लेकर आए हैं उसकी वजह से बिहार में उन्हें बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। देखिए, ये बिहार की जनता है, और बिहार की जनता को अगर आप बेवकूफ समझते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। जब तक आप बिहार की जनता को रोजगार दिलाने की प्लानिंग करते हो तब तक बिहार की जनता जियो का नेटवर्क लेकर और चाइना वाला मोबाइल लेकर टिकटॉक के 10 वीडियो बनाकर अपलोड कर देती है और कुछ पैसे भी कमा लेती। तुम 10 लाख रोजगार देने की बात करते हो, मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। और भैया, 10 लाख रोजगार देने की बात कर देने से अगर लोगों को काम धंधा मिल जाता तो इस देश की जनता जो है ना वो बेरोजगार नहीं होती। हर किसी इंसान के पास काम होता, हर कोई पैसे कमा रहा होता और अपनी जिंदगी मस्त में निकाल रहा होता। अरे भाई, कुछ नया लेकर आओ। ये रोजगार, ये महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब पुराने वादे हो चुके हैं। चुनाव जब तक रहता है रोजगार की बातें होती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद जैसे ही चुनाव खत्म होता है, ये रोजगार वाला जो बम होता है ना,
ये फुस हो जाता है। और जनता को भली बात ही पता है कि रोजगार के नाम पर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया जाता है। और देखिए भाई, रोजगार ना प्रतिभा के दम पर मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आप दुनिया में पैदा हो गए और आपको यहाँ की सरकार सर्टिफिकेट लेकर खड़ी है कि चलो भाई तुम पैदा हो गए और तुम्हें रोजगार दिला देते हैं। ऐसा कतई नहीं होता है। उसके लिए आपके अंदर टैलेंट होना बहुत जरूरी। और पैदा होकर आपने कोई अचीवमेंट नहीं किया है, आप कुछ तो नया करो। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ कोर्स करो भैया, कुछ टैलेंट लेकर आओ, तब रोजगार मिलेगा। ऐसे नहीं मिल जाता, वरना इस देश का हर दूसरा युवा ये सोचता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी मिलने के अपने ही मजे हैं। सरकारी नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिल जाएगी, छोकरी मिल जाएगी तो भैया मुफ्त में जो दहेज है वो आप सामने वाली पार्टी से मांग सकते हो। इसीलिए लोग तो सरकारी नौकरी के लिए मरे जाते हैं। और जब सरकारी नौकरी मिलेगी तो हम ऑफिस में इसी के सामने बैठकर ऐसे मस्त में लेटे रहेंगे और दुनियादारी का मजा लेते रहेंगे। और देखिए भाई, वैसे भी जियो आने के बाद हर इंसान के हाथ में मोबाइल है। वो यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा है, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर बन के बैठा है, टिकटॉक पर वीडियोस बना रहा है। उसके पास कमाने के 100 तरीके आ चुके हैं। तो आप रोजगार वाला जो शिगुफा छोड़ रहे हो ना, इन सब बातों को छोड़ दो। ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और बहुत ही निचले दर्जे की हो चुकी है। और देखिए, जियो आने के बाद ही जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो हमारे देश में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गई। और देखिए, इसको लाने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। इंटरनेट को बहुत ही सस्ता बना दिया और इसका जरिया बने मुकेश अंबानी जी। वही मुकेश अंबानी जी जिनके नेटवर्क का इस्तेमाल करके आप दिन भर उन्हें कोसने का काम करते। ऐसा नहीं है कि बिहार में नीतीश राज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, इतना विकास हो गया कि लोग विकास के नाम पर वोट दे देते हैं। लेकिन बिहार में नीतीश राज में जंगल राज नहीं है। बिहार की जनता को ये बात भली भांति पता है कि लालू राज आया तो समझो जंगल राज आया। टाटा बाय बाय, फिनिश, खत्म। वो राहुल गांधी के स्टाइल में ये डायलॉग याद आ गया होगा। अब सोचिए, तेजस्वी यादव का एक कार्यकर्ता था, वो तेजस्वी यादव को अपना आइडल मानकर चल रहा था। एक सेल्फी लेने के लिए जैसे ही तेजस्वी यादव के पास आता है, तेजस्वी उसका हाथ पकड़कर उछालकर उसे पीछे फेंक देते हैं। अब बताइए भैया, मुख्यमंत्री बनने के पहले आपका ये हाल है तो मुख्यमंत्री बन जाओगे तो अपने कार्यकर्ता के साथ जब ऐसा कर रहे हो तो बिहार की जनता के साथ क्या सलूक करोगे? हालांकि आरजेडी इस बार बिहार इलेक्शन में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर। फिलहाल एनडीए जीती है, वहां पर सरकार बनाएगी। देखिए, एग्जिट पोल वाले ने ना बिहार की महिलाओं को सबसे पहले इग्नोर कर दिया। बिहार की महिलाओं का इन्होंने वो सर्वे किया ही नहीं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। और बिहार की हर महिला चाहती थी कि नीतीश कुमार ही जीते। और नीतीश कुमार इसलिए जीते क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी सरकारी योजनाएं थी उसमें महिलाओं के लिए काफी कुछ था। जिसमें अगर आपने उज्ज्वला योजना को देखा होगा कि किस तरह से महिलाएं लकड़ी के सामने, जलते हुए लकड़ी के सामने जब चूल्हे के ऊपर खाना बनाया करती थी, तब उसकी आग से वो कितना परेशान हुआ करती थी, घंटों परेशान हुआ करती थी। लेकिन उज्ज्वला योजना आने के बाद वो गैस के ऊपर खाना बना रही है और उनकी जिंदगी बहुत ही आसानी से निकल रही है। दूसरी तरफ स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जो विरोधी दल के लोग थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत मजाक उड़ाया कि बताइए, खुला मैदान है, ऊपर नीला आसमान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत के तहत हमारी आजादी को छीनने का काम कर रहे हैं। हम अच्छा खासा खुले में शौच कर रहे हैं और प्रधानमंत्री हैं 2x2 का कमरा बनवाकर उसमें हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान ये विरोधी दल के नेताओं को भले ना समझे, लेकिन ये गांव देहात में रहने वाली महिलाएं भली भांति जानती हैं कि घर के भीतर टॉयलेट बनना कितना आवश्यक है, उनके लिए कितना जरूरी है। दिन में जब भी जाना होता है वो आसानी से जा सकती हैं। और वैसे भी जब महिलाएं शौच के लिए गांव देहात में पहले बाहर जाया करती थी, तब उनके साथ ऐसी बहुत सारी अप्रिय घटनाएं हो जाती थी। जैसे बलात्कार की घटनाएं बहुत ज्यादा हो जाया करती थी कि आपने न्यूज में कई बार सुना होगा कि शौच के लिए गई हुई महिला के साथ बलात्कार हो गया। तो महिलाओं को ये योजना जो है बहुत अच्छी लगी, उन्होंने पसंद किया। तो इन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में नीतीश की जो सरकार बिहार में रहेगी उससे उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बिहार की महिलाओं ने नीतीश कुमार और बीजेपी को चुनना सही समझा। अब आप सोच रहे होंगे कि एनडीए ने अगर इतना अच्छा काम किया है तो एनडीए को तो 150 के ऊपर सीटें मिलनी चाहिए थी। तो देखिए, इसकी 3 वजह है। 3 वजह ऐसी है कि बिहार के जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जब कोरोना के लॉकडाउन के दौरान जब वो पैदल अपने गांव की तरफ निकले थे तो उस दर्द का उन्हें एहसास है। इस दौरान वो भूखे प्यासे नंगे ही हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने गांव पहुंचे थे। ना सोने का ठिकाना, ना खाने पीने का कोई ठिकाना था। इस दौरान कई मजदूरों की मौत भी हो गई थी। तो ये जो बातें थी बिहार के मजदूरों को बहुत ज्यादा खली
और विरोधी दल के जो नेता थे इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे मजदूर वर्ग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, राष्ट्र हित में वो काम सोचते हैं। अगर लॉकडाउन में इतने करोड़ों लोगों को बिहार पहुंचाना ये कोई आसान काम नहीं था, तो उन्होंने ये सोचा कि लालू या कांग्रेस को चुनने से बेहतर है कि हम मोदी जी को चुन लें, और उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर मजदूरों की मदद सोनू सूद जैसा एक कलाकार कर सकता है, कई बिहारी मजदूरों को अपने पैसे के दम पर बिहार पहुंचा सकता था, तो ये काम हमारे देश के नेता भी कर सकते थे। बिहार के किसी नेता ने भी, किसी भी पार्टी के नेता ने ये काम नहीं किया, मजदूरों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया था। अब सोचिए, बिहार इलेक्शन में सभी पार्टियों ने मिलकर जितने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था अपने चुनावी रैलियों के लिए, अगर ये सारे हेलीकॉप्टर्स कुछ दिनों के लिए अलग अलग शहरों में लगा दिए जाते, तो ये जितने भी मजदूर तड़प तड़प कर बिहार पहुंचे थे अपने गांव में, ये बहुत ही आसानी से पहुंच जाते थे। आपने ये भी देखा होगा कि वंदे भारत के तहत विदेशों से भी जहाजों में भर भर कर लोगों को भारत लाया गया था। लेकिन ये गरीबों के साथ नहीं हुआ, गरीब मजदूरों के साथ नहीं हुआ। उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि वो गरीब हैं और गरीबों को कोई पूछता तक नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी वजह बने चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान। कुछ दिन पहले उनके पिता की मौत हो गई थी, तो शायद लोगों को लगा कि चिराग पासवान को इसका फायदा मिलेगा। और वैसे भी चिराग पासवान नीतीश कुमार से नाराज ही चल रहे थे, और उनकी नाराजगी इस कदर थी कि उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। और बिहार में, इस बिहार इलेक्शन में चिराग पासवान को लोग वोट कटवा के नाम से पुकार रहे हैं कि चिराग पासवान ने अकेले ही नीतीश कुमार का बहुत सारा वोट काट लिया। अगर ये सारे वोट नहीं कटे होते तो नीतीश कुमार के पास और भी सीटें आ सकती थी। दूसरी तरफ बिहार बीजेपी के जो बागी नेता थे, उन्होंने भी निर्दलीय लड़ा, दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ा, तो उनके जो वोट्स थे वो भी इधर उधर बिखर गए। आप यकीन मानिए कि जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी अगर ये सब साथ मिलकर लड़ती तो यकीनन एनडीए की जो सीटें थी वो 150 के पार चली जाती। लेकिन चिराग पासवान नाराज थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ खेल हो गया। तो ये जो 50-50 का खेल चला पूरे दिन, ये शायद नहीं होता। देखिए, महागठबंधन के हारने की एक वजह ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरह से मौत हुई, उनकी जांच करने के बजाय महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या खेल खेल दिखाया है, ये बिहार की जनता भली बात ही जानती है। इंसाफ दिलाना तो दूर की बात है, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और आईपीएस विनय तिवारी के साथ जो हादसा हुआ, जो मुंबई में हरकत की गई, उस वजह से भी बिहार के लोग काफी नाराज दिखे। और वो ये किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि जो कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है वो बिहार में भी आए। तो सुशांत सिंह राजपूत वाला जो फैक्ट था वो भी महागठबंधन के लिए बहुत भारी नजर आया। देखिए, जब एग्जिट पोल के रिजल्ट आए थे तो महागठबंधन को लोगों ने बहुत शाबाशी दी, पीठ थपथपाई। लोगों ने कहा भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आज जैसे ही रिजल्ट आया, सुबह भी रिजल्ट आ रहा था, तब तक ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोपहर होते होते लोगों ने बोले तो विरोधी दल ने, महागठबंधन की जो टीम थी, उन्होंने ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया। हालांकि ये वही ईवीएम है जिसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भी सरकार बनाई थी। तो ये जो विरोधी दल है, ये हमेशा जब जीतते हैं तो ईवीएम पर दोष नहीं देते, जब हारते हैं तो ईवीएम में दुनिया भर की कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के साथ तो कांग्रेस ने वो किया कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। खैर, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो विकास के मुद्दे पर काम करती है तो वो जरूर जीतेगी। लेकिन बिहार में इस बार भी जातिगत और धार्मिक जो मुद्दा रहा वो बहुत ज्यादा हावी रहा, और शायद इसी वजह से जो ये 50-50 वाली बात नजर आई ना, ये बात भी बहुत मायने रखती है बिहार के इलेक्शन में। देखिए, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार इलेक्शन में जब जेडीयू के पास बहुत कम सीटें मिली है, बीजेपी नंबर 1 की पार्टी है, 70 से ज्यादा सीटें मिली है, तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी की तरफ से होना चाहिए था। लोग ये भी बोल रहे हैं कि गिरिराज सिंह को वहां का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। हालांकि जो उप मुख्यमंत्री का वरदान मिला है वो सुशील कुमार मोदी को ही मिला है, वो उनसे कोई छीन नहीं सकता है, मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात शुरू में ही कह दी थी रैलियों के दौरान कि बिहार का इलेक्शन हम इस बार भी नीतीश कुमार जी की अगुवाई में लड़ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री बिहार से नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये मामला जो है ये यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार में जो इलेक्शन हुआ, जिस तरह से महागठबंधन ने एक तरफ फाइट भी किया और दूसरी तरफ हार भी गई, तो उनके हारने की असली वजह क्या थी और जो ये 50-50 वाला मामला था इसके पीछे की क्या वजह थी? आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।